हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म की मॉर्फोलॉजिकल नेचर, क्योंकि कल हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस एंडोस्पर्म की मॉर्फोलॉजिकल नेचर। मॉर्फोलॉजिकल नेचर में जो इसकी कंट्रोवर्सी है वो किन कारणों से है। एक्चुअल में एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म की नेचर होती है, क्रोमोसोम की नेचर होती है, वो 3x होती है या उससे अधिक होती है, मल्टीपल हो सकती है। तो जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है उसमें दो प्रकार के ही टिश्यू पाए जाते हैं, या तो गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा। गैमेटोफाइट होगा तो उसका क्रोमोसोम नंबर x होगा, और स्पोरोफाइट होगा तो उसका क्रोमोसोम नंबर 2x होगा। परंतु एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म पॉलीप्लॉइड या 3x होता है। इसका नेचर विवादास्पद है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्न परिकल्पनाएं दी गई हैं, अलग अलग व्यूज़ इसको दिए गए हैं। जैसे इट इज़ ए गैमेटोफिटिक टिश्यू। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ये क्या है, गैमेटोफिटिक टिश्यू है। यह हाइपोथेसिस हॉफमिस्टर द्वारा प्रपोज की गई। इनके अनुसार एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म भी जिम्नोस्पर्म के समान न्यूट्रिशन प्रदान करता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म की तरह इसे फीमेल गैमेटोफाइट मानना चाहिए। परंतु क्रोमोसोम की कसौटी, जो उसकी क्रोमोसोम की हम कसौटी की बात करें, को मानते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब एक परख इसको देखा जाएगी, क्योंकि यदि गैमेटोफाइट होता तो उसकी जो क्रोमोसोम नेचर होती वो x होती, तो उसकी कसौटी पर देखा जाए तो इस वी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी प्रकार दूसरा व्यू है इट इज़ ट्विंस एम्ब्रियो। यह मत लेमोनियर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार एंडोस्पर्म को ट्विंस एम्ब्रियो मानना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बने जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तथा सेकेंड फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इनके अनुसार दोनों ही फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, इसलिए इसको ट्विंस एम्ब्रियो मानना चाहिए। यानी दोनों जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है उनको एम्ब्रियो मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट व्यू था इट इज़ डिजेनरेटेड एम्ब्रियो। यह मत सार्जेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार ट्रिपल फ्यूजन भी एक प्रकार का ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। इनके अनुसार प्राइमरी एंडोस्पर्म में भाग लेने वाले तीनों न्यूक्लियाई में से एक अपर पोलर फीमेल गैमेट की तरह तथा एक मेल गैमेट का फ्यूजन एक ट्रू फर्टिलाइजेशन की जैसी ही क्रिया है, क्योंकि अपर पोलर एक प्रकार का फीमेल यूनिट का पार्ट होता है। इस मत के अनुसार संभवतः लोअर पोलर के न्यूक्लियस के इन्वॉल्वमेंट के कारण प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनने वाला टिश्यू फर्टाइल ना होकर न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म होता है। के बाद एक नेक्स्ट व्यू था यह मत स्ट्रॉसबर्गर द्वारा दिया गया। इनके अनुसार डबल फर्टिलाइजेशन को एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के समांतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे बनने वाले टिश्यू से कोई नया प्लांट नहीं बनता। इसके अतिरिक्त ट्रिपल फ्यूजन को वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट की फ्यूजन हुआ है। संभवतः मेल गैमेट का फ्यूजन एक ग्रोथ स्टिमुलेंट के रूप में कार्य करता है, उद्दीपन के रूप में कार्य करता है, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। अतः इसे फीमेल गैमेटोफाइट मानना चाहिए, परंतु क्रोमोसोम के टेस्ट के अनुसार यह व्यू भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद एक व्यू दिया गया है जिसे कहा जाता है इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। इसके अनुसार यह एक अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है। यह मोस्ट एक्सेप्टेड मत है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार 3n होने के कारण इसे ना तो गैमेटोफाइट माना जा सकता है और ना ही स्पोरोफाइट।
बल्कि यह एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए बनाया गया एक स्पेशल टाइप का अनडिफरेंशिएट पॉलीप्लॉइड टिश्यू है। इसलिए इसको कहा गया है इट इज़ ए अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो इस प्रकार जो एंडोस्पर्म वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। इससे किस प्रकार एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार एंडोस्पर्म की नेचर है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर के लिए कौन कौन सी हाइपोथेसिस। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जिस प्रकार एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम ही होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ये मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में ही हमें पढ़नी है कि मेल गैमीट द्वारा फर्टिलाइज एग जाइगोट बनाता है। जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है जिसके डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने की क्रिया एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। डाइकॉट एम्ब्रियो के में दो कॉटिलिडन्स होते हैं जो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस द्वारा जुड़े रहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर पार्ट एपिकोटाइल कहलाता है जो बाद में प्लूम्यूल बनाता है, यानी कि प्राउंकोल बनाता है, तथा नीचे के भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं जो बाद में रेडिकल बनाता है। रेडिकल से रूट का निर्माण होता है और प्लूम्यूल से शूट का निर्माण होता है। जो एम्ब्रियो को दो पार्ट हैं, जर्मिनेशन जब सीड जर्मिनेट करता है तो दो पार्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं, प्लूम्यूल जिसे प्राउंकोल कहते हैं, जिससे शूट बनता है, और एक होता है रेडिकल जिसे मूलांकुर बनता है। अब हमें मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही एम्ब्रियोजेनी पढ़नी है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी ऑफ डाइकॉट। इसको क्रूसिफर टाइप या कैस्टेला टाइप भी कहते हैं, या ओनागेट टाइप के नाम से भी ये आ जाती है। कि इस टाइप की एम्ब्रियोजेनी सबसे पहले क्रूसिफेरी फैमिली के प्लांट कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में माहेश्वरी तथा वर्डलॉ द्वारा स्टडी की गई, इसीलिए इसे क्रूसिफर टाइप कहते हैं। इसका विवरण निम्न है। किस प्रकार जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। जाइगोट में फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन द्वारा एक कैलेजल एपिकल तथा एक माइक्रोपाइलर बेसल सेल बनती है। इसके बाद बेसल सेल में कुछ ट्रांसफर डिवीजन होते हैं जिससे 6 to 10 सेल सस्पेंसर का निर्माण व एक हाइपोथेसिस बनती है, तथा एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से क्वाड्रेंट बनता है, यानी 4 सेल वाला स्ट्रक्चर क्वाड्रेंट बनता है। हाइपोफाइसिस का सीधा संबंध क्वाड्रेंट से होता है। फिर क्वाड्रेंट में एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जिससे ऑक्टेंट बनता है। सस्पेंसर के फ्री एंड पर प्रेजेंट सेल फूल कर वेसिकुलर सेल बनाते हैं। देखिए किस प्रकार इसको हम डायग्राम में शो कर सकते हैं। जैसे जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, एक एपिकल सेल बनी, एक बेसल सेल बनी। जो ऊपर वाली सेल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, नीचे वाली सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे सस्पेंसर बनता है। और ये जो सस्पेंसर की जो सेल्स हैं वो उसकी जो लास्ट वाली सेल है वो फूल कर वेसिकुलर सेल बनाती है। इससे इसमें डिवीज़न हुआ, इससे ऑक्टेंट बना। इससे पहले क्वाड्रेंट का निर्माण हुआ, डिवीज़न हुआ, क्वाड्रेंट का निर्माण हुआ, क्वाड्रेंट में डिवीज़न हुआ, ऑक्टेंट बना, इस प्रकार। और ये नीचे वाली सेल वेसिकुलर है, वेसिकुलर सेल है, ये इसकी हाइपोफाइसिस है। ये क्वाड्रेंट से बनने वाला ऑक्टेंट, पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुआ था। इस प्रकार ये जो पोर्शन अभी हमने समझा वो उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना हुआ। आगे चलते हैं। इसके बाद ऑक्टेंट में पेरिक्लिनल डिवीज़न द्वारा बाहर की ओर 16 सेल थिक डर्मेटोजन बनता है। इसके साथ ही साथ हाइपोफाइसिस की सेल में भी ट्रांसफर डिवीज़न होते हैं और डर्मेटोजन में अनेक एंटीक्लिनल डिवीज़न से मल्टी सेलुलर डर्मेटोजन बनता है। तथा जो सेंटर वाली जो 8 सेल्स हैं वो इरेगुलर डिवीज़न तथा डिफ्रेंशिएशन से पेरिविलेमा और प्लीलोम बनाती हैं। इसके बाद ऑक्टेंट के अपर टीयर से बने हुए टिश्यू में, जो अपर टीयर से मतलब एक सेट ऑफ सेल्स बने टिश्यू में दोनों साइड पर बहुत तेज़ी से डिवीज़न होते हैं, जिसके कारण कॉटिलिडन बनने, तो दोनों साइड पर जो डिवीज़न होते हैं तो वो पोर्शन बढ़ने लगता है, वो उससे कॉटिलिडन बनने लगते हैं। तथा बीच का क्षेत्र में बिल्कुल जो डिवीज़न होते हैं वो डेडली स्लो होते हैं, जिससे वहाँ एक नोच बनने लगती है, जिससे फ्यूचर प्लूम्यूल बनता है।
अंत में हाइपोफाइसिस सेल से रेडिकल तथा रूट कैप बनता है। कॉटिलीडन्स आगे चलकर मेच्योर हो जाते हैं, प्लूम्यूल क्लियर हो जाता है। एम्ब्रियो के धीरे धीरे मेच्योर होने के साथ साथ सस्पेंसर रिड्यूस होने लगता है और बाद में बिल्कुल नष्ट हो जाता है या बहुत कम रह जाता है। इस प्रकार से जो वो था ऑक्टेंट, उसमें साइड वाइज डिवीजन हुआ तो 4 बाहर वाली सेल डर्मेटोजन बना रहे हैं, अंदर वाली जो सेल हैं इरेगुलर डिवीजन द्वारा डिफ्रेंशिएट होकर पेरिप्लेमा और प्लीरोम बना रहे हैं। फिर डेवलपमेंट हुआ, रेडिकल सस्पेंसर में डिवीजन होता है, ये जो पोर्शन है हाइपोफाइसिस का डिवाइड होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके जो बीच में तो डिवीजन बहुत डेडली स्लो होते हैं और साइड में डिवीजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने के कारण ये कॉटिलीडन्स के रूप में उभार निकलने लगता है। जैसे हम कॉटिलीडन, ये कॉटिलीडन बने गए और बीच में प्लूम्यूल डेवलप हुआ। इस प्रकार एक कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर से एक मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो बन जाता है। मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का ये वाला रेड्यूस सस्पेंसर दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन प्लूम्यूल का है, ये कॉटिलीडन्स है, ये पूरा पोर्शन एपिकोटाइल कहलाएगा, इसके नीचे का रीजन हाइपोकोटाइल कहलाएगा और ये पोर्शन कहलाएगा रेडिकल। रेडिकल से रूट्स का निर्माण होता है। इस प्रकार ये मेच्योर जो स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट एम्ब्रियो का, वो इस प्रकार दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं सीट फॉर्मेशन। धीरे धीरे एम्ब्रियो के मेच्योर होने के साथ साथ इंटेगमेंट ड्राई होकर सीट कोट बनाता है। बायोटेगमिक ओव्यूल में बाहर वाला इंटेगमेंट ड्राई होकर टेस्टा, अंदर वाला इंटेगमेंट टैगमेंट बनाता है। इसके साथ ही साथ मोस्टली केसेस में न्यूसेलस बिल्कुल समाप्त हो जाता है या कुछ केसेस में बचा भी रहता है। जो न्यूसेलस बचा रहता है उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। कुछ केसेस में एम्ब्रियो के मेच्योर होते होते एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है, पूरा एंडोस्पर्म कंप्लीट हो जाता है। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, या हम इसको एक्स एल्बिनोसी कह सकते हैं। जबकि कुछ केसेस में एंडोस्पर्म सुविकसित अवस्था में पाया जाता है, ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं।